यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एक ऐसी बाधा जो ऑफिसर बनने के लिए आपके पहली बाधा है, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू। तो पहली बाधा को पार करने के लिए जुड़िए हमारे इस सीरीज के साथ जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए है। प्रिपेयर आईएएस आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आया है, एक सीरीज लेकर आया है जो एक्सक्लूसिव है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। मैं हूं गौरव त्रिपाठी, स्वागत है आपका प्रिपेयर आईएएस में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी ज्योग्राफी की, उसके सिलेबस की, उसकी स्ट्रेटेजी की। आज हम बात करेंगे सब सेक्शन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। उस 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अलावा एक करंट अफेयर्स है जिसको हम अभी छोड़ रहे हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सॉरी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस की हम बात करेंगे और बात करेंगे कि 1 बाय 1 इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्या पढ़ें। टाइम कम होता है तो ये पहले फिल्टर करना जरूरी होता है कि हमें क्या लर्न करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कौन से सब सेक्शन है? मेन सेक्शन तो आप थे ही, यहां सब सेक्शन में देखिए, बात करिए सब सेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं। सब सेक्शन में है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दूसरा सेक्शन यूपी स्पेशल, तीसरा सेक्शन एग्रीकल्चर, और चौथा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेमोग्राफी, या कह सकते हैं सेंसस। इन चारों पॉइंट में, इन चारों सेक्शंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। शुरू करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। पिछली एग्जाम्स को देखा जाए 2018 और 2019 का जो प्रीलिम्स था, तो आप ये क्लियर होंगे कि 2018 और 19 से जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी, या कहें तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो पारिस्थितिकी पर्यावरण का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी शुरुआत करते हैं और हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हमें किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना और किस पॉइंट से कौन से सब पॉइंट स्टडी करने या लर्न करने। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, जिसपे पूरा फोकस बनाना है, वो है पहला ही चैप्टर जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण और सतत विकास, पर्यावरण तथा सतत विकास। आप ये सोच रहे होंगे कि एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। एनवायरनमेंट में आपको एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट आता है। सिक्के का एक पहलू है जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो चीजें आपको केवल ऊपर से शेर दिखाया जाएगा। सिक्के में क्या होता है, एक तरफ वो शेर होता है, दूसरी तरफ 1 या 2 या 5 लिखा होता है, लेकिन आपको अभी तक वो 1, 2, 5 दिखा के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब पूछा जाएगा केवल शेर दिखा के, आपको साइज नापना होगा, वही सिक्का दिखाया जाएगा लेकिन आपको शेर दिखाया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मतलब एनवायरनमेंट क्या है। पहले आप कहते थे चारों तरफ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या फिजिकल आवरण है वही एनवायरनमेंट है, इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स। लेकिन अब पूछा जाएगा कि एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकता है, उसके रोल के बेसिस। क्वेश्चन टॉपिक वही, क्वेश्चन नया। तो आपको एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट देखना है, एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकता है, उसका रोल क्या है, और ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप था वो अपने डेवलपमेंट में आज कहां पहुंच गया है, मैन का एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट क्या है, और उस इंपैक्ट की जो रेमेडी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG। यानी आपकी चर्चा कहां खत्म होगी? आपकी चर्चा होगी शुरू एनवायरनमेंट की कॉन्सेप्ट से और खत्म कहां पे होगी? SDG। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या आपने पढ़ा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे आप वो है
इकोलॉजी। दूसरा, नोट करते रहिए पेन और कॉपी से, मिस हो जाएगा वीडियो देख के आप याद नहीं रख पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इकोलॉजी एंड इको सिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तथा परितंत्र। आपको ये भी आता है कि पारिस्थितिकी क्या है, आपको ये भी आता है परितंत्र क्या है, लेकिन तभी एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा इकोलॉजी का यानी पारिस्थितिकी का घटक नहीं है, या कौन सी ऐसी इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पारिस्थितिकी में नहीं है, या एक से ज्यादा दे दे, कौन से पारिस्थितिकी के सदस्य हैं या नहीं है, पारिस्थितिकी घटक है या नहीं है, इकोलॉजी में है या नहीं है, वहां आप प्रॉब्लम में आते हैं। तो इसलिए इकोलॉजी पढ़ना है क्या, किसकी स्टडी करती है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने इस वर्ड को कॉइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके जो कंपोनेंट है यहां तक ही हमें इकोलॉजी पढ़ना है। कुछ उसमें है उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे इकोलॉजिकल लिंक पढ़ना है, ठीक। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इकोलॉजी में, और इकोलॉजी के जो घटक है वो पढ़ना है। फिर पूरा फोकस हमारा रहेगा नेचर की स्ट्रक्चरल और नेचर की फंक्शनल यूनिट, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत इत्मीनान से ये टॉपिक पढ़ना होगा। जितना ही इत्मीनान से आप इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, इकोसिस्टम को डेप्थ से पढ़ेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपको आने वाले सेक्शंस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस इकोलॉजी इन्वॉल्व इकोसिस्टम के सेक्शन को बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं, और जिसका एक कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आने वाला चाहे क्लाइमेट चेंज का सेक्शन होता है, आने वाला चाहे बायोडायवर्सिटी का सेक्शन होता है, पोल्यूशन का सेक्शन होता है, आने वाले इन तीनों सेक्शन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। तो टॉपिक 1 एंड 2 ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और आने वाले टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजते रहिए आप वीडियो, इतना कॉन्सेप्ट से आपको शायद ही कोई क्लियर करा पाए। हमारी स्ट्रेटजी इस पूरे जो सीरीज है इसकी यही है कि आपको 60 दिनों के इस प्रोग्राम में आपको वो सब कुछ बताना है जो आप नहीं समझ, पढ़ते तो आप थे ही, कौन सी मुश्किल बात है। विपिन चंद्रा उठाइए, पूरी पढ़ लीजिए, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट की वाणी पब्लिकेशन उठाई, आपने एनसीईआरटी उठाई, आपने पढ़ के किनारे कर दिया, लेकिन समझ विकसित नहीं हो पाई। आपकी प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम यही थी कि आपने उन टॉपिक, जिन टॉपिक को फोकस करना चाहिए उस टॉपिक को आपने फोकस नहीं किया। आपने वो टफ टॉपिक जिनको कम टाइम दे के आप अच्छा कर सकते थे उसमें ज्यादा टाइम दे दिया, और जहां वो टॉपिक जो आपको आने वाले टॉपिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बनाते वो आपने जल्दी में पढ़ लिया। यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब आपने इकोसिस्टम को समझ लिया कि बायोटिक अबायोटिक लिविंग, बायोटिक अबायोटिक जो कंपोनेंट हैं उनके इंटरेक्शन से बनता है, उनके म्यूचुअली रिएक्शन से बनता है, तो आपको बायोटिक कंपोनेंट को पूरा पढ़ना होगा। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें आप पढ़ेंगे वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ, यानी वन और वन्य जीव। क्योंकि वन और वन्य जीव समझेंगे तो चौथा टॉपिक अपने आप आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो क्या है? वो है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। देखिए कितना एक साथ है, बंडल्स में ये पढ़ने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी को छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम। तीसरा, अब जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया तो उसका क्या करना है? आपको बायोडाइवर्सिटी या जो नेचुरल रिसोर्स है उसके कंजर्वेशन को पढ़ना है। कभी सोचा था आपने कि इन तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ा जाए? पहले आप वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, पहले देखेंगे तो कि कौन है कहां पे। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर देखेंगे कि डाइवर्सिटी किन किन प्लेसों पे है। पहले आप देखेंगे कि मार्केट में कहां कौन सामान है,
फिर आप देखेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा बुक स्टॉल्स हैं, तब आप इसको चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी बायोडायवर्सिटी का जो एरियाज है, प्लेसेस है, उनको रिच बनाने के लिए हम जो कंजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, जो स्कीम्स आई, कंजर्वेशन में आपको जो परमानेंट मॉड्यूल्स हैं उन्हें पढ़ना है आपको, कैसे इस पूरे वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना है। अभी हम यहाँ पे वो ट्रीटीज को कन्वेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले पूरा का पूरा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है इसे हम पढ़ लेंगे, ट्रीटीज और जितने कन्वेंशन है उसको एक साथ 3-4 पेज पे पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे हमने वाइल्ड और वाइल्ड लाइफ के लिए जो रूल रेगुलेशंस हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल उसको पढ़ा तो अलग हो गया। हम जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे सीएफसी गैसेस के लिए, या हम जब पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तब उसके कन्वेंशन को अलग कर लिया हमने। फिर तो कन्वेंशन जब अलग अलग कर लेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सारे ट्रीटी, सारे कन्वेंशन, सारे जो रूल रेगुलेशन वाले ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, बॉडीज हैं, उसको हम सबसे लागू करें, ठीक है। पांचवा। फिर छठा, अब आपका वो सेक्शन खत्म होता है जो इकोसिस्टम तक था, ठीक, कि इकोसिस्टम पढ़ा आपने, बायोटिक अबायोटिक पढ़ा, अब पूरा बायोटिक पढ़ लिया आपने, अब अबायोटिक भी तो पढ़ेंगे। तो अबायोटिक में कौन आपको पढ़ना है, आपको एनर्जी पढ़ना है, ऊर्जा, एनर्जी, और एनर्जी में भी स्पेशली रीन्यूएबल एनर्जी, द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, इसके बारे में पढ़ना है। ये कहां पे प्लांट्स लग रहे हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, हमें वो पढ़ना है, ठीक। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और अलग तरह का चैप्टर है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, पॉल्यूटेंट एंड पोल्यूशन। यानी प्रदूषक और प्रदूषण, प्रदूषक और प्रदूषण लास्ट में किया हमने पढ़ा। तब तक हम एनर्जी को भी समझ जाएंगे, पूरे बायोडायवर्सिटी को समझ जाएंगे, उसके कंजर्वेशन को समझ जाएंगे, और तब हम पहुंचेंगे पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट पे, क्योंकि ठीक इसके बाद हम वो सारा जो ट्रीटीज हैं, जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, जो परमानेंट स्कीम्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। यानी नंबर 8 पे हम क्या स्टडी करेंगे, हम वो सारे संघों को स्टडी करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं, हम उन संधियों को करेंगे, उन ट्रीटीज को करेंगे, हम उन सम्मेलनों को पढ़ेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर पे हम भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ है, जो नियम है, जो स्कीम है, इसको पढ़ेंगे अलग से। इसके अलावा 10वें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी डे हैं, यानी जितने पर्यावरण से संबंधित, जिनसे पर्यावरण से संबंधित जो दिन है, इसी से संबंधित कुछ ऐसे दशक हैं, उसका ये दशक किससे संबंधित है, ये दशक किससे संबंधित है, इस यहीं पे पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोलॉजी में करंट बेस होता है, बहुत सारी थीम पूछी जाती है, बहुत सारे रैंकिंग्स पूछी जाती है। तो इस तरीके से इस 10 यूनिट में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 के अलावा कुछ मत पढ़िए, ज्यादा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी मिस हो सकता है और क्लियरिटी नहीं होगी। तो इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो हमारी टेस्ट सीरीज से आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उस टेस्ट सीरीज की जो सबसे खास बात है उसमें नए क्वेश्चन है, टॉपिक्स यही हैं, क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हुआ है हमने उसको ध्यान में रखा है, क्वेश्चन कैसे प्रोबेबल आ सकते हैं हमने उसे ध्यान में रखा है। तो इसको देख करके हमने टेस्ट सीरीज बनाई है और उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बाध्यता नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो हुआ वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का हुआ, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। इसके अलावा 3 और सबसेक्शन, उस सबसेक्शन में पहली
इस सबसेक्शन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहेंगे सर इससे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, वो है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष। यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आप कैसे पढ़ेंगे? मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जब एक हफ्ते एग्जाम रह जाता है तो यूपी स्पेशल की मार्केट से बुक लाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं पढ़ा यूपी स्पेशल के एग्जाम को या यूपी स्पेशल के पूरे कोर्स को, तो गारंटी है कि आप उसमें से 50% से कम ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन क्या है? सब सेक्शन आपके स्कोर को बूस्ट करता है। अगर सब सेक्शन में कमजोर हो गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जीएस में सागर है, तो अगर आपको नदियों से फ्रेश वाटर मिल पा रहा है तो सागर से आप सलाइन वाटर लेकर के उसको प्यूरिफाई करके पीने की इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं? सागर का केवल आनंद लीजिए कि किनारे खड़े हैं, गर्मी भगाते रहते हैं, ठीक है? तो सागर का केवल आनंद लीजिए, और अपनी जो प्यास है उसको किससे पूरी करेंगे? उसको आप सबसेक्शन से पूरी करेंगे। तो जब आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? सलाइन वाटर से बहुत मुश्किल होने वाली है। चेक करते हैं कहां पे यूपी स्पेशल के सेक्शन को हम 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में क्यों? जब जब हम किसी सिलेबस को, जब जब हम किसी टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि हम उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ के, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझ विकसित करते हैं, ठीक है? तो यूपी स्पेशल में पहले कह सकते हैं या अलग कह सकते हैं, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ना है जो आप एक दिन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या? वो है करंट अफेयर्स। यानी जो यूपी का करंट अफेयर्स है, आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों बहुत अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि ये आपके लिए एक आधार तय करता है, एक बेस तय करता है। किस बेस के लिए? मेंस परीक्षा के लिए। यूपी स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको नंबर 2 पे क्या करना है? आपको फिजिकल पढ़ना है। ऐसा इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि कोई मान लिया आप नहीं 60 दिन बहुत अच्छे से पढ़ पाए, कुछ दिक्कत हो गई, कुछ परेशानी हो गई, तो अगर इसमें से एक ही 2 पार्ट पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट वाइज आते हैं। फिजिकल से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आपके पास आएगा इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर चौथा सेक्शन है सोशल एंड कल्चर, यानी समाज और कल्चर से क्वेश्चन आता है। अब सोचिए इसके अलावा कोई भी सेक्शन आपका बचता नहीं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अलग से प्रिपेयर किया, देखिए आपको पढ़ना है तो उसको पहले डिवाइड कीजिए, कोर्स को डिवाइड कीजिए। क्या? पहले आपने करंट अफेयर्स डिवाइड कर लिया, अब आपको पता लग गया कि हमें यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ना, ठीक है? फिर फिजिकल, अब भौतिक क्षेत्रों में क्या पढ़ें? फिजिकल में पहले आपको फिजिकल पार्ट, यानी फिजिकल पार्ट में क्या? अगर भारत में कहीं, अगर यूपी में कहीं पर लैंड यानी प्लेन्स है, पर्वतीय भाग तो बहुत कम है, कुछ हिल्स हैं वो भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद प्लेन्स के बाद, स्पेशली प्लेन मैंने अलग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यूपी में प्लेन ज्यादा है, यूपी के प्लेन से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो उसके अलावा प्लेटू, उसके अलावा ड्रेनेज यानी अपवाह यानी नदियां। फिर फिजिकल पार्ट में आपको सॉइल, फिर फिजिकल पार्ट में आपको यहाँ पे फॉरेस्ट यानी जंगल। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल पढ़िए, प्लेन अलग से यूपी का पढ़िए, प्लेटो ड्रेनेज पढ़िए, सॉइल पढ़िए और फॉरेस्ट पढ़िए। या इसको अगर प्लेन और प्लेटो में आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो सिर्फ ऐसे एक वर्ड देख लीजिए, फिजिकल पार्ट्स ऑफ यूपी, ठीक? इसी में आपको जब ये पढ़ लेंगे, या इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन है, एक ये इंट्रोडक्शन जो यूपी का है, इसका एक पीडीएफ हम आपको देंगे। उस इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें होंगी,
3-4-5 पेज का होगा कि वो सारी चीजें होंगी। फिर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में, अब जब इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में आएंगे तो आपको खनिज पढ़ना होगा। यूपी में कौन सा खनिज कहाँ पे है, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, क्या विशेषताएं हैं। फिर सिंचाई के कौन कौन से साधन, आप में इरिगेशन के कौन कौन से प्लांट लगाए, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ स्मॉल कैनाल्स भी आपको याद रखनी है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में अभी कोई स्कीम आई है उसको करंट अफेयर्स में याद रखेंगे, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में जो कोई भी एक फैक्ट्री, कोई एक प्लांट, ऐसा कुछ भी प्रोडक्शनल प्लांट लगाया गया है तो उसे भी हम याद रखेंगे, यानी कोई भी उत्पादन की इकाई। ठीक है, वो याद रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ रोड वगैरह जो बनी हुई है उसको हम करंट अफेयर से पढ़ लेंगे या यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट, यहीं पढ़ लीजिए। फिर आता है सोशल और कल्चरल। सोशल और कल्चरल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इतिहास या सब जोड़ दिया, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना है जितनी भी जनजातियां, जनजातियां। अब जनजातियों में क्या, कौन सी जनजाति कहां है, उसकी कल्चरल कैरेक्टर क्या, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषता क्या है, वो आपको कहां पढ़ना है, वो आपको जनजाति। ठीक, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें कि कौन सी नृत्य कहां है, कौन सा हिस्टोरियन या व्यक्तित्व कहां से संबंधित रखता है, यानी कह सकते हैं आपको व्यक्ति, कला और संगीत। संगीत स्पेशली कह रहा हूं, संगीत से क्वेश्चन पूछता है। व्यक्ति, कला और संगीत, अलग अलग कलाएं हैं, चाहे वो कुछ बनाए, मूर्ति बनाने की कला हो, स्थापत्य कला हो, या कोई मोन्यूमेंट कहीं का फेमस है, और कहीं पे संगीत कहीं का फेमस है, फोक डांस और जो म्यूजिक फेमस है कहीं का, तो वो आपको पढ़ना है। कोई व्यक्ति किसी इतिहास या इतिहास की किसी कला या सांस्कृतिक कला से संबंध है, आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ विशेष नहीं, संग्रहालय वगैरह पूछ लेता है कभी कभी, यानी कह सकते हैं विशेष महत्व के स्थान, विशेष महत्व के स्थान, वो आपको याद रखना है। और एक मोटा सा एक पॉइंट है जिसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जितने भी संगठन हैं या जितने भी कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र हो या किसी भी प्रशासनिक इकाई के केंद्र हो, वो आपको याद रखना है। तो इंस्टीट्यूट याद रखना है। ठीक है, चाहे एजुकेशन का हो चाहे प्रशासन का। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है, कॉपी पेन से ऐसे बना के लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। वरना बुक में इंडेक्स दिया रहता है, हम अक्सर गलत फहमी में रहते हैं, वो सिलेबस दिया है, वो इंडेक्स दिया रहता है, सिलेबस नहीं दिया रहता है, क्योंकि सिलेबस एग्जाम के पैटर्न पे होता है और इंडेक्स सारे एग्जामों को ध्यान में रख के दिया जाता है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो सिपाही हो और अलग तरह के जितने भी एग्जाम हो। तो आपको इंडेक्स नहीं, आपको सिलेबस देखना है, और यही पे आती है इंपॉर्टेंस कि आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आते हैं हम एग्रीकल्चर पे, कृषि। जब जब कृषि की बात आती है तब तक हम उसे भूगोल का विषय समझ करके, भूगोल वाला ही पैटर्न जो सॉइल के साथ पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी एक क्वेश्चन आ गया कि यूपी स्पेशल में, सॉरी यूपी के एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सी बासमती धान की प्रजाति है। आपने तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि किसी किताब में ऐसा नहीं मिला। जो यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस या यूपी के एग्जाम को ध्यान में रख के जो बुक्स दी जाती हैं उसी में होगा, और उसमें भी इतना ज्यादा दिया हुआ है कुछ बुक्स में कि आप खाली प्रजाति के नाम और रोग ही याद रखते रह जाएंगे, वो भी याद नहीं करना। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो आपको हम एक पीडीएफ देंगे और हमारी क्लास में होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर,
कृषि कह रहा है तो कृषि में पहले क्या रखना याद करना होगा हमें, जो कृषि की पद्धतियां हैं, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, चाहे वो पुरानी हो, कंटेम्परेरी हो या नवीन, सस्टेनेबल, यानी आपको जीवन निर्वाह कृषि से शुरू करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द प्रोजेक्ट ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इतना टाइप का है, वो आपको कहां पढ़ना है, कृषि पद्धतियां, पहला इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है सिंचाई। सिंचाई में आपको डेटा पढ़ना है, किस राज्य में सिंचाई का कौन सा साधन सबसे ज्यादा है, भारत में कब सिंचाई के कौन से साधनों का निर्माण हुआ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका संबंध है। फिर हमें याद रखना है खाद, रासायनिक खाद, प्रोडक्शन कहाँ होता है, कंजम्पशन कहाँ होता है, कौन से रासायनिक खाद में कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये याद रखना। उसके बाद हम आएंगे बीज की प्रजातियों पर। एग्रीकल्चर में ध्यान रखिएगा, इसमें जब जब एग्रीकल्चर की बात आएगी तो इसमें फलोत्पादन भी है, इसके बिना आपका एग्रीकल्चर का पॉइंट पूरा नहीं होता है, इसीलिए इसको स्पेशल पढ़ना है, क्योंकि फलोत्पादन तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, फ्रूट के बारे में, फ्रूट की प्रजातियों के बारे में, फ्रूट की डिजीजेस के बारे में हम नहीं पढ़ते, उसके प्रोडक्शन एरिया के बारे में हम नहीं पढ़ते। तो तीन चीजें, सिंचाई, खाद और बीज की प्रजातियां, ये आपको पढ़ना है दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है रोग, यानी डिजीजेस। किसमें डिजीजेस, चाहे वो कृषि में डिजीजेस हो या आपको फलों के जो प्रजातियां हैं उनमें जो रोग, ठीक। फिर तीसरा और इंपॉर्टेंट, जो आप ज्योग्राफी के सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं, जो अलग से पढ़ना चाहते हैं, स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, या अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ना चाहते हैं तो क्रॉप, फसल में दो पार्ट, क्या क्या, एक उसका उत्पादन, प्रोडक्शन पढ़ना है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ, गेहूं कहाँ, क्रम लगाइए, पुराने से नए के क्रम में लगाइए, कि पहले, अब तो ये भी पूछ सकता है कि पिछले वर्ष या पिछली जो इंडिया में आर्थिक पब्लिकेशन हुआ था उसमें कौन था, अब कौन है, ये। उसके बाद फिर आपको क्रॉप में पढ़ना है कि कौन सी फसलें जो हैं वो एनर्जी वाली, ये एक नया पॉइंट जुड़ा है, बहुत पूछा है कि ऊर्जा वाली, तो ये कंटेम्परेरी चावल, गेहूं और जो खाद्यान्न है, उसके बाद एनर्जी क्रॉप्स को स्पेशल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है उनसे। तो इस पैटर्न के थ्रू क्या पढ़ेंगे आप, एग्रीकल्चर, ऐसे पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़िए और उसको परफेक्ट पढ़िए। क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग से आपका सामना है, अब सबका सब तुक्का नहीं लगाना है, तो भूलना नहीं है आपको। अब सब सेक्शन का अंतिम पॉइंट, करंट अफेयर्स आप खुद पढ़ेंगे या हमारे चैनल में पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए कि आप जुड़े रहिए हमसे, जहां आप जुड़े हैं हम नहीं कह रहे कि छोड़िए, लेकिन जुड़िएंगे तो आपको एडवांटेज ही मिलेगा। फिर यूपी स्पेशल, सॉरी, अब आपको पढ़ना है जनसंख्या और नगरीकरण, इसका सही नाम यूपी के लिए अगर है, अगर आप यूपीएससी देते हैं तो वहां डेमोग्राफी लेवल में पढ़िए, लेकिन आपको यहां पे सिर्फ पढ़ना है जनसंख्या तथा नगरीकरण, यानी पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसको केवल दो पार्ट में पढ़िए। एक पढ़ना है आपको हिस्ट्री उसकी, यानी सेंसस की हिस्ट्री कब से शुरू होती है और उसकी थोड़ी सी थ्योरी, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको आंकड़े पढ़ने, डेटा पढ़ने, कब के डेटा, सेंसस 2011, इसके अलावा कुछ नहीं। और यकीन मानिए इस बार क्वेश्चन यहां से आएगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आने के लिए फिर आपको एक वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, और जब नई सेंसस 2021 आएगी तभी, ठीक है। तो ये पूरा सब सेक्शन का हमारा एक स्ट्रेटेजी थी, हमारी एक
गोल भी है हमारे लिए ये कि किन किन पॉइंट को हमें कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे समझना है। नेक्स्ट क्लास से हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे और जियोग्राफी की शुरुआत आप मुझसे करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय एंड गुड लक।